मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों का कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का जो जनन चैप्टर में पढ़ा रहा था उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 13 की ओर चलेंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोग को जनन चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ। तो आज जो है हम लोगों का, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मानव नर जनन तंत्र और मानव मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुरुषों में मतलब जनन अंग किस प्रकार से कार्य करता है और मादाओं का जो जनन अंग होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि महिलाओं में जो होता है, जैसे अंडाशय होता है जहाँ अंडाणु बनते हैं, उसके बाद जो होता है फैलोपियन नली होता है जहाँ पर अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है यानी निषेचन की क्रिया होती है। और इसके बाद निषेचन होने के बाद जो अंडाणु होता है वो जुग्मनज में तैयार हो जाता है और वो माँ के गर्भ में जा कर के पूर्ण रूप से बच्चा का निर्माण होता है। 9 माह 9 दिन का समय लगता है और उसके बाद वो प्रसव के समय जो होता है योनि के रास्ते से शरीर से बाहर बच्चों को त्याग दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसे हम लोग प्रसव कहते हैं। पुरुषों में हमने पढ़ा था कि पुरुषों का जो प्राथमिक जनन अंग होता है जिसे वृषण कहा जाता है, वृषण में जो होता है सर्टोली कोशिकाएं होती है जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु जो होता है शुक्र नलिकाओं के द्वारा जो होता है वो आपका शुक्राशय में आता है और जब कोई पुरुष स्त्री के साथ संपर्क बनाता है तो वही शुक्राणु उत्तेजित होकर के जो होता है स्खलित होकर के और लिंग की माध्यम से शरीर से बाहर डिपॉजिट हो जाता है, निकलता है और महिलाओं के शरीर में चला जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज का जो लेक्चर है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हेडिंग जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये पहला आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग। लैंगिक जनन संचारित रोग का मतलब क्या होता है? लैंगिक का मतलब आप समझते हैं लिंग, तो एक होगा नर और एक होगा मादा, और रोग का मतलब होता है बीमारी, और जो संचारित का मतलब होता है संचरित होना यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। तो ये लैंग जनन संचारित रोग है, तो इसका मतलब है कि जब लैंगिक जनन की क्रिया की जाएगी तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो मान लिया जाए कि पुरुष को है तो महिला में जा सकता है, और यदि महिला को किसी तरह की बीमारी है तो वो पुरुष में जा सकता है। यानी वैसी बीमारी जो जनन की प्रक्रिया करने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में संचरित हो जाता है या संचारित हो जाता है या चला जाता है, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। और ये जो बीमारी होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, जिसमें जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि भाग लेते हैं। फिर से देखते हैं लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है। तो लैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान जब कोई बीमारी पुरुष से स्त्री में या स्त्री से पुरुष में संचारित हो जाता है, चला जाता है, तो इस प्रकार की बीमारी को लैंगिक जनन संचारित रोग कहा जाता है। और ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है और कौन नहीं है। ज़्यादातर परीक्षा में डाल दिए जाते हैं कि कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। उसमें आपका एक एड्स दे देगा, एक सिफिलिस दे देगा, एक गोनोरिया दे देगा और एक आपका मलेरिया दे देगा। तो इस प्रकार से आपका एड्स जो है, सिफिलिस और गोनोरिया, ये जो तीनों हैं जो लैंगिक संचारित रोग हैं। बट मलेरिया जो होता है वो लिंग से फैलने वाला बीमारी नहीं है। मलेरिया के जगह पर टाइफाइड भी दे सकता है।
फलेरिया भी दे सकता है। यानी उसमें 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो आपको लैंगिक जनन से फैलता है, और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सूक्ष्म जीव यानी उसके वाहक जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो लिंग के माध्यम से नहीं फैलता है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, पहला हमने लिखा है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उससे जो होता है पुरुषों में, महिलाओं में जो फैलने वाली कुछ बीमारियां होती है, जिसमें है गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्रासाइटिस और सर्विसाइटिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोनोरिया और सिफिलिस। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि गोनोरिया जो होता है ये लैंगिक जनन संचारित रोग है, जो किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो उत्तर में हम लोग बैक्टीरिया नाम देंगे। और ये सिफिलिस और ये जो गोनोरिया है कई एक बार आ चुका है, इसीलिए ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे हम लोग। और यूरेथ्राइटिस और सर्वेसाइटिस ये भी जो होता है बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। अब वायरस जनित, वायरस का मतलब होता है विषाणु, और विषाणु आप लोग जानते हैं कि कितना डेंजर होता है। तो विषाणु से होने वाला रोग जो होता है जिसमें सर्विक्स कैंसर, हर्पिक्स और एड्स। तो यहाँ पर आपका एड्स जो बीमारी है सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एड्स क्या है, किससे फैलता है। तो एड्स AIDS, एड्स का जो होता है पूरा नाम AIDS होता है, AIDS। एड्स जो होता है इसका पूरा नाम होता है AIDS। इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ए से एक्वायर्ड होता है, डी से आई से इम्यूनो होता है, डी से डिफिशियंसी होता है, एस से सिंड्रोम होता है। यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। और ये जो जिस विषाणु से फैलता है उस विषाणु का नाम है HIV। H से होता है ह्यूमन, I से होता है इम्यूनो, और V से होता है वायरस। तो इसका फुल फॉर्म कहीं कहीं आपको मिलेगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या कहीं कहीं दिया हुआ रहता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि एड्स जो है आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है जो विषाणु से फैलता है, और एक है हर्पिस और एक है सर्विक्स कैंसर। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड्स है। एड्स विषाणु से फैलता है जिसका नाम है HIV, और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब चलते हैं हम लोग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कुछ होने वाली बीमारियां हैं जिसका नाम है ट्राइकोमोनिएसिस। नाम थोड़ा टेढ़ा है, ये परीक्षा में कभी आया नहीं है, बट आ सकता है। ये नहीं है कि नहीं आया तो याद नहीं करेंगे बच्चों, सब चीज को याद करेंगे, कब क्या पूछ सकता है मालूम नहीं। तो ट्राइकोमोनिएसिस जो बीमारी है, ये जो मूत्र जनन जो नलिका होती है, यानी जिस नली के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, उस मूत्र जनन नलिका में ये जो होता है प्रोटोजोआ के संक्रमण से ये बीमारियां होती है। तो यहाँ पर केवल हम लोग किस बीमारी जो होता है सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ से होता है, कौन आपका जो होता है बैक्टीरिया से होता है, और कौन आपका जो होता है विषाणु से होता है, केवल यही याद रखना है। इस सभी बीमारियों के बारे में हम लोग 12th क्लास में जब चलेंगे तो इसके बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। यहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, ये सब यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। केवल यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालेगा कि निम्नलिखित में कौन जो है मतलब एड्स किस प्रकार की बीमारी है। तो एड्स विषाणु से फैलता है कि प्रोटोजोआ से होता है कि आपका जो है मतलब बैक्टीरिया से होता है, या इनमें से कोई से नहीं होता है, इस तरह से ऑप्शन डालेगा। तो एड्स जो बीमारी है आपका विषाणु से होता है, विषाणु में हम लोग टिक आउट करेंगे। तो अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसे जनन में हमने देख लिया कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप कौन कौन बीमारियां होती है। अब जो हम लोगों का लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है? जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि अभी जो भारत देश की जो जनसंख्या है लगभग
135 करोड़, ये जो है हमारे देश की जनसंख्या। यदि इसी तरह से हम लोग संख्या को बढ़ाते रहे तो आने वाले समय में हम लोग जो चीन जो है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल भी उसके पास है, तो उससे भी हम लोग आगे निकल सकते हैं। अब बताइए, संख्या बढ़ेगा, जमीन नहीं बढ़ रहा है। एजुकेशन के लिए जैसे मान लेते हैं एक घर में 5 लड़के हैं, उसको शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाएगा, ना अच्छा पोशाक मिल पाएगा, ना अच्छा भोजन मिल पाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा, ना अच्छा शिक्षा ले पाएगा, वो उसका विकास नहीं होगा, वो परिवार आगे विकास नहीं करेगा। तो हमारी सरकार जो है, यानी समाज में लोगों को अनेक तरह की जो होती है बातें सिखा करके, बता करके, या मेडिकल इलाज के द्वारा जो होता है संख्या को नियंत्रित करने का बहुत सारा उपाय बनाया गया है, जिससे आप जो है, जो 2 दंपति होते हैं, यानी जो पुरुष और स्त्री होते हैं, शादी होने के बाद जो होता है आजकल का जो नया जो स्लोगन है, जो नारा है, हम 2 हमारे 2, यानी जो है बच्चा 2 ही पैदा करेंगे, और ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो ये सारा चीज़ जो है, जैसे मान लिया जाए कि एक बच्चा रहेगा तो आप उस 2 रहेगा, या एक रहेगा तो उसको अच्छी तरह से आप अच्छा भोजन दे सकते हो, अच्छा कपड़ा पहना सकते हो, अच्छे स्कूल में उसको शिक्षा दे सकते हो। तो वो आगे चल कर के आपका जो है ना, आपका मतलब परिवार डेवलप करेगा, फैमिली आपका बढ़ेगा, यानी जो है शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी बच्चा पा सकता है। लेकिन जिसके यहाँ 5, 6, 7 यानी इंडिया टीम जो खड़ा कर देते हैं, ये सब गलत बातें हैं। तो आजकल जो है हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो हम लोग अब जब हम लोगों की जब शादियां होगी तो हम लोग भी हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1 का नारा अपना करके चलेंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण करने की जो तरीका होती है वो क्या क्या तरीका है। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण क्या है, तो मानव जाति की संख्या को सुव्यवस्थित रखना, एक निश्चित अनुपात में रखना, यानी यही आपका जो है जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण करने से जो है बहुत तरह की फायदे हैं। आपका जो है अच्छा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और कई तरह की बातें हैं जो मतलब हो सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रित करने की जो बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से पहला हमने आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा है, यह है प्राकृतिक विधि, यानी इसे बोलते हैं नेचुरल मेथड। अब प्राकृतिक विधि क्या होता है, जैसे बात करें, हम लोगों ने निषेचन पढ़ा था, निषेचन। तो निषेचन में क्या होता है कि जो अंडा होता है वो आपका जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और मिल करके निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। अब यही जाइगोट डेवलप करता है। तो यहाँ पर बात आती है कि यांत्रिक विधि, प्राकृतिक विधि क्या होता है, यानी नेचुरली तरीका से आप किस प्रकार जनसंख्या को रोक सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक विधि से जनसंख्या को रोकने के लिए होता क्या है कि जब महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता है। अब अंडोत्सर्ग क्या है मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को। तो देखेंगे कि जो मासिक चक्र होता है महिलाओं में, जो 28 दिन का जो पीरियड होता है, जो 28वां दिन, तो देखेंगे थोड़ा सा कि मान लिया जाए आज 1 तारीख है आपका, 1 तारीख से लेकर के जो 28 जो दिन है आपका, इस समय में जो होता है महिलाओं का आपका मासिक चक्र। अब मासिक चक्र होने के बाद, यानी 28 दिन से लेकर के चलें तो यहाँ से जैसे ही 29, 30 ऐसे गिनते गिनते जब आप 12 तारीख तक आइएगा, यानी लगभग 14 दिन का जो समय होगा, ये 14वां दिन, यानी मासिक चक्र होने के 14वां दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी अंडा का उत्सर्ग, अंडा का निष्कासन होता है अंडाशय से। तो ये जो 14वां दिन है मासिक चक्र के बाद, जो 14वां दिन है,
इस दिन यदि कोई पुरुष महिला के साथ यदि संभोग नहीं करता है, संभोग नहीं करता है, किस दिन? मासिक चक्र के 14वां दिन, मासिक चक्र के जो है 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग क्या है? तो अंडोत्सर्ग का मतलब होता है कि अंडाशय से अंडा निकल करके फैलोपियन नली में आता है। जो मैं बता चुका हूं कि फैलोपियन नली क्या होता है, जहां अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं। तो अंडोत्सर्ग होता है और अंडोत्सर्ग में अंडा निकल करके फैलोपियन नली में आ जाता है। फैलोपियन नली, जिसे हम लोग डिंबवाहिनी नली भी कहते हैं, या इसे जो होता है 2 नाम 3 नाम बताया गया था आप लोगों को, फैलोपियन नली। अब फैलोपियन नली में जो होता है अंडा जब आ जाता है, तो आने के बाद जब पुरुष महिला के साथ संपर्क बनाएगा तो पुरुष से जो होता है बॉडी से शुक्राणु निकलते हैं, और ये शुक्राणु महिलाओं के शरीर में प्रवेश करके और अंडाणु के साथ मिल जाएंगे, और मिल करके निषेचन हो जाएगा, और निषेचन के बाद फिर वो जो है जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनने के बाद फिर वो बच्चा बन जाएगा। यानी तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक विधि एक जनसंख्या नियंत्रण करने की वैसी विधि है जिसमें जिस दिन महिलाओं का अंडोत्सर्ग होता है उस दिन पुरुष को 1 से 2 दिन तक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, और नहीं बनाने से अंडाणु जो होते हैं वो निषेचित नहीं होते हैं, और निषेचित नहीं होते हैं तो फिर वो बच्चा का निर्माण नहीं होता है। तो यही है नेचुरल मेथड, यानी प्राकृतिक विधि, जिसे आप लोग अपना करके संख्या को नियंत्रित कर सकते हो। अब आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा हम लोग का है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होता है कि यांत्रिक विधि में हमारे साइंटिस्टों ने बहुत तरह के ऐसे उपकरण बनाए हैं जिस उपकरण का प्रयोग करके हम लोग जनसंख्या को रोक सकते हैं। जैसे हमने यांत्रिक विधि में क्या होता है कि पुरुष के लिए एक आता है कंडोम, और स्त्रियों के लिए आता है डायफ्राम, कॉपर ट्री और लूप। तो सबसे पहली बात कि कंडोम होता क्या है, तो कंडोम की बात कर लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक रबर लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसे पुरुषों के सीसन में लगाया जाता है, और पुरुषों के सीसन का एक कवरिंग होता है, और कवर के रूप में लगा करके और फिर महिलाओं के साथ जब संभोग किया जाता है तो पुरुष के शरीर से जो मतलब इस प्रकार का मैं आपको बताया था कि इस तरह से जो शुक्राणु निकलेंगे इस सीसन के माध्यम से, वो शुक्राणु यहीं पर आपके जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कंडोम में ही रह जाते हैं। वो महिलाओं के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है और अंडाणु निषेचित नहीं होता है, जिससे आप संख्या को कंट्रोल कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, ये जो कंडोम होता है, आजकल जो बीमारी एक आप लोग एड्स का नाम जैसे मैं पहले बताया, एड्स से बचाव के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है कंडोम एक मतलब कहा जाए तो ये जो होता है रबर का बना हुआ पतला जो होता है एक बेलनाकार आइटम होता है जिसे पुरुषों के सीसन में कवर के रूप में लगा दिया जाता है, और जब संभोग होती है तो शुक्राणु उसी में रह जाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, और फिर जो होता है आपका गर्भधारण नहीं होता है, यानी संख्या कंट्रोल होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करें कि स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो है डायफ्राम है, कॉपर टी है और लूप है। तो ये जो डायफ्राम और लूप की यदि बात किया जाए तो ये भी जो होता है जिस तरह से पुरुषों के लिंग में आपका कवरिंग लगाया जाता है, उसी तरह से स्त्रियों के जो जनन अंग होता है उसमें भी कवर के रूप में ये लगा करके, और जब संभोग की क्रिया की जाती है तो पुरुषों से निकलने वाला जो शुक्राणु होता है
वो डायफ्राम या लूप में ही रह जाता है, यानी महिला के शरीर में प्रवेश नहीं करता। वो डायफ्राम में ही या लूप में ही शुक्राणु टंग जाते हैं या फंस जाते हैं, वो शरीर में नहीं प्रवेश कर पाते और इस प्रकार से वो निषेचन नहीं हो पाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डायफ्राम और लूप का प्रयोग करना थोड़ा सा कॉन्डोम से जो है आपका कठिन काम होता है। कॉन्डोम ही अच्छा उपाय है, लेकिन इससे भी आपको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, यानी शुक्राणु को बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करे, अंडाणु शुक्राणु से न मिले। इसके लिए जो है हमारे जो समाज में स्त्रियां जो होती है डायफ्राम या लूप का प्रयोग करती हैं जब उनको बच्चा नहीं चाहिए होता है। अब देखेंगे भाई कॉपर टी क्या होता है। तो कॉपर टी एक दवा है, एक केमिकल है, मतलब दवा है जो महिलाओं के गर्भाशय में लगा दिया जाता है और गर्भाशय में लगाने के बाद जब निषेचन की क्रिया होती है, यानी जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, अंडाणु प्लस शुक्राणु का जब मिलन होता है तो ये तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन हो जाता है। और निषेचन होने के बाद जो एक कोशिकीय जीव बनता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट जब गर्भाशय में जाता है तो गर्भाशय में लगाया हुआ है कॉपर टी। अब ये कॉपर टी क्या करता है, इस जाइगोट को, इस भ्रूण को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, और आप जो होती महिलाएं माता बनने से वंचित रह जाती हैं, यानी उनकी संख्या नहीं बढ़ पाता है। तो इस प्रकार से ये हुआ यांत्रिक विधि, जिसमें पुरुषों के लिए कंडोम और महिलाएं जो होती है डायफ्राम, कॉपर टी या लूप का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं तीसरा जो पॉइंट हम लोग का है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि की यदि बात किया जाए बच्चों, तो रसायन माने होता है केमिकल। तो आजकल हमारे जो साइंस है, मेडिकल साइंस, अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी दवाएं बना लिया है जिस दवा का प्रयोग करने से अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं वो मिलने के बाद जो निषेचन के बाद जाइगोट बनाते हैं उसी को जो होता है नष्ट कर देता है। तो ये जो रासायनिक विधियां होती है इसमें अनेक तरह की जो दवाएं होती है उसका प्रयोग किया जाता है, और प्लस कुछ कुछ ऐसे हमारे जो होते हैं क्रीम आते हैं जिसे लिंग में लगा करके या योनि में लगा करके जो है संभोग किया जाता है, और संभोग करने के बाद जो होता है शुक्राणु को वो निष्क्रिय कर देता है, और जब शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं तो अंडाणु से मिल नहीं पाते, यानी निषेचन नहीं हो पाता है, और जो होता है संख्या कंट्रोल रहता है। आगे हम लोग चलते हैं सर्जिकल जो विधि है, सर्जिकल का मतलब होता है चीड़-फाड़ करना। तो चीड़-फाड़ की बात करें तो इसमें सर्जिकल विधि में एक पुरुष नसबंदी आता है और एक महिला नसबंदी आता है। तो सर्जिकल विधि में क्या किया जाता है कि पुरुषों के शरीर के अंदर जहां शुक्राणु बनते हैं और जहां जिस नली के माध्यम से, जिस डक्ट के माध्यम से शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसी शुक्राणु वाली नली यानी शुक्रवाहिका नली को काट करके और उसको बैंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और जब जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राणु बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और संख्या को कंट्रोल करने का एक उपाय हो जाता है। और महिलाओं में भी इसी तरह से जो अंडा वाला जो नली होता है जिसे हम लोग डिंब वाहिनी कहते हैं या जिसे फैलोपियन नली कहा जाता है, उसी नली को काट करके और उसको भी बांध दिया जाता है। जैसे हम लोग पुरुषों की बात करें तब पुरुषों में जो हम लोगों ने देखा था इस प्रकार से कि दो आपके वृषण होते हैं और इसी वृषण से आपके जो होते हैं इस प्रकार से ये जो होते हैं शुक्रवाहिका निकले हुए होते हैं, और यही जो शुक्रवाहिका जो नली है आपका इस प्रकार से, और ये जो होता है बीच में आपका जो इस तरह से लिंग होता है। अब ये जो शुक्रवाहिका नली जो आपके जो लिंग से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर इधर आपको मैं बताया था कि ऐसे शुक्राशय होता है और इधर आपका जो होता है मूत्राशय होता है इस तरह से।
तो ये जो लिंग वाला भाग है, ये जो होते हैं शुक्राणु, इसमें बनते हैं शुक्र जनन कोशिका में या सर्टोली कोशिका जिसे कहा जाता है, और यहां से निकल करके आते हैं। तो शुक्राणु को निकलने का जो रास्ता है उसी रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको मान लो यहां से काट दिया गया, इसको यहां से काट दिया गया, और उलट करके इसको मोड़ दिया जाता है। उलट के मोड़ करके अब इसको धागा से बांध दिया जाता है, यहां पर भी बांध दिया जाता है। यानी दोनों जो शुक्र वाहिका नली होते हैं दोनों को काट करके और धागे से बांध दिया जाता है। इसी को बोलते हैं सर्जिकल विधि। और ये पुरुष नसबंदी हुआ जब पुरुषों में सर्जिकल विधि के माध्यम से शुक्राणु ट्रांसफर होने वाले जो नलिका होते हैं शुक्र वाहिका नली को काट करके उसको बैंड कर दिया जाता है, तो शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न नहीं हो पाता है। यानी जो निषेचन नहीं होता, और निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं बनेगा। तो ये पुरुषों में होता है। दोनों जो होता है शुक्र वाहिका नली को बैंड किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक को बैंड कर देंगे तो एक से भी भाई शुक्राणु निकल करके निषेचित कर सकता है। इसीलिए दोनों डक्ट को दोनों को काट दिया जाता है और काट करके दोनों को बांध दिया जाता है। अब ये जो पुरुष नसबंदी होता है महिला नसबंदी से आसान होता है, इसीलिए समाज में पुरुषों को नसबंदी करवाना चाहिए। महिला नसबंदी थोड़ा सा कठिन काम होता है बच्चों। तो अब महिलाओं की यदि बात करें हम लोग, तो महिला नसबंदी क्या होता है? तो महिला नसबंदी में हम लोगों ने ऐसा आप लोग देखे थे, ये जो है आपका अंडाशय, ये आपका अंडाशय हमने बताया था। मादा जो जनन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था ये अंडाशय, जहां पर अंडा बनता है एक जोड़ा होता है। अब यहां से अंडा निकलता है, यही अंडाशय से अंडा का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब ये जब अंडा निकलता है तो इस नली, ये जिसका नाम है फैलोपियन नली, अब यही फैलोपियन नली को क्या कर दिया जाता है, यानी डॉक्टर लोग जो होते हैं, मतलब यांत्रिक विधि यानी सर्जिकल जो होता है, वो जो होता है आपको ऑपरेशन करने वाले जो सामान होते हैं उसके माध्यम से इसको ऐसे काट दिया जाता है, और दोनों को काट करके और इसे भी धागा से बांध दिया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है तो यहां से तो अंडा निकलेगा लेकिन यहां पर आ नहीं पाता है, और जब नहीं आ पाता तो मान लो कि इधर से शुक्राणु जो होते हैं महिलाओं के शरीर में तैरते तैरते जाते हैं, लेकिन अंडा का इससे मिलन नहीं हो पाता है और फिर निषेचन नहीं होता, और इसके बाद संख्या कंट्रोल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दंपति होते हैं पुरुष या महिला दोनों में से कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की नसबंदी की जाए। कोई एक व्यक्ति भी यदि नसबंदी करा लेता है तो आगे उसकी पीढ़ी में यानी संख्या न बढ़ने की चांसेस रहता है, यानी आपका संख्या नहीं बढ़ता बच्चों को। तो इस तरह से संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है जिसे सामाजिक जागरूकता कहा जाता है। सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है समाज में टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से वैसी महिलाएं जो हमारे समाज में अशिक्षित हैं, जिन्हें मालूम नहीं, वो लोग कहा करते हैं कि बच्चे तो भगवान के देन होते हैं। बच्चे भगवान के देन नहीं होते हैं, बच्चे माता पिता के देन होते हैं। यदि माता पिता चाहें तो बच्चा एक दो भी पैदा हो सकता है, यदि वो चाहें तो
इंडिया टीम भी बना सकते हैं, यानी 10, 12, 13 जितना मर्जी हो उतना बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये पुरुष और स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। पहले के लोगों की मान्यता थी कि भगवान दे रहे हैं तो हम क्या करें, ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, अपने गांव घर के लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे कि देखिए घर में 2-4 बच्चे रहेंगे, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उनको न तो अच्छा स्कूल मिल पाएगा, न पढ़ाई मिल पाएगा, न तो उनको भोजन मिल पाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है कि डोर टू डोर जा कर के, घर घर जा कर के वैसे परिवार जो शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षित यानी उनको जागरूक करना होगा, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और जो समाचार पत्र, जो पेपर वगैरह होते हैं, अखबार होते हैं, उन सभी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि आज हमारे समाज में यदि इसी तरह से संख्या बढ़ती रही तो एक दिन आने वाले समय में आपके परिवार को अच्छा भोजन भी नहीं मिल पाएगा, न रहने के लिए घर मिल पाएगा। अब जब मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं, 5 की शादी होगी तो 10 हो जाएंगे, और फिर वो लोग भी 5-5 करेंगे तो 50 हो जाएंगे। बताइए कहाँ रह पाओगे। आज रहने के लिए, घर के लिए सोचना पड़ रहा है, खेतों में अनाज उगाने के लिए सोचना पड़ रहा है, खाने के लिए भरपेट अनाज नहीं मिल पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है समाज में व्यक्तियों को समझाना, चाहे वो टेलीविज़न से समझाया जाता है, प्रचार वगैरह आप देखेंगे टेलीविज़न पर। तो इस तरह से ये जो सामाजिक जागरूकता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जैसे बहुत सारे गांवों में जो होता है नुक्कड़ नाटक किया जाता है, जिससे लोगों को बताया जाता है कि हम लोग अपनी संख्या को कैसे नियंत्रित करें। तो इस प्रकार से आने वाले समय में जनसंख्या को यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो जनसंख्या विस्फोट कर जाएगा, यानी ये जो है लोग आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, और जो बाहुबली होगा बच्चों उसी का वर्चस्व होगा। वो आराम से खाएगा पिएगा और 10 गो से अपना शरीर दबवाएगा। समझ सकते हो। तो आप लोग को भी प्रण लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट, कि हम लोग भी जब शादी करेंगे तो बच्चे 2 ही अच्छे वाला नारा, या हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1, तब आपका बच्चा अच्छा एजुकेशन लेगा, डेवलप करेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार भी पढ़ लिख करके अच्छा पोस्ट पर जाए, अच्छा जॉब करे, तो इस तरह से संख्या को बैलेंस करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर था हम लोग का जन्म, इससे आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से जो प्रश्न आएंगे आप लोग उसे आसानी से हल कर सकते हो। जैसे एक बार में यदि समझ में नहीं आता, वीडियो को बार बार देख लिया करें, और सुन करके आप नोट्स भी अपने से तैयार करने का प्रयास करें। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास भी उनको भेजा करें। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जनन चैप्टर था हम लोगों का समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम भी आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद बच्चों।